अच्छा जी, ये जो जूम जूम मीटिंग हुई थी मंडे को, इसमें पहले भी आपसे डिस्कशन हुई थी। ये जूम मीटिंग जो है, इसका मकसद ये नहीं होगा, कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे ट्रस्ट के बारे में बता दें। अब ये तो सवाल नहीं होता ना कि ट्रस्ट के बारे में बताएं, उसके लिए तो लेक्चर है कि ट्रस्ट क्या चीज़ है, यूनिट ट्रस्ट क्या चीज़ है। हाँ, आप ये कहें कि ट्रस्ट की डेफिनेशन मैंने पढ़ी है, उसके अंदर आपने ये डायग्राम बनाई थी, तो इस डायग्राम से मुझे ये समझ आ रहा है, तो आप बताएं इसमें ऐसा नहीं ऐसा क्यों है। ये सवाल तो समझ आता है, लेकिन ये कि डिफाइन ट्रस्ट, तो इसके लिए तो जूम मीटिंग नहीं होगी, इसके लिए आपको लेक्चर ही दोबारा अटेंड करना पड़ेगा। हाँ, ये एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि ट्रस्ट और यूनिट ट्रस्ट में फ़र्क बताएं। हाँ, ट्रस्ट एक इदारा है और यूनिट ट्रस्ट वो जो यूनिट्स या शेयर्स दे रहे हैं उसको कहते हैं। तो ये सवाल समझ आता है, लेकिन इस किस्म के सवाल की ये चीज़ ज़रा दोबारा बता दें तो उसके लिए तो लेक्चर होगा, तो इसलिए थोड़ा सा फोकस रह के सवाल करें। और जो सवाल आ रहे थे कुछ ऐसे सिंपल सवाल थे, तो उनका बस मैं जल्दी जल्दी जवाब दे रहा था। तो जितनी डिटेल क्लास में डिस्कस हो रही होती है उतनी डिटेल काफ़ी होती है। बहरहाल स्टिल आपको सवाल आए तो आप पूछ लें, लेकिन अगर उसको मैं जूम मीटिंग में भी इग्नोर करूँ तो इट मीन्स कि वो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। लेकिन आपको तो नहीं पता होगा कि सवाल करते हुए ये सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं, इसलिए आप लोग सवाल बस पूछते रहा करें, फिर जिस तरह मैं जवाब देता रहूँ उसको उसी तरह लेते रहा करें। उसमें ये नहीं करना कि इसका डिटेल से जवाब दिया और फलां स्टूडेंट का और मेरा डिटेल से जवाब नहीं दिया, इस तरह की सोच नहीं सोचनी। अच्छा जी, और जो आपका नाम हो उसी नाम से मीटिंग के अंदर आया करें। जो अजीब अजीब से नाम रखे होते हैं ना, ये ड्रैगन और पता नहीं क्या क्या, और ये जो आपका नाम है उसी नाम से मीटिंग में आया करें। और ये अपने माइक्स ऑफ कर दिया करें, इधर उधर की जो पूरे घर की आवाज़ें आ रही होती हैं ना, वो मसला होता है। तो किसी से जूम मीटिंग दोस्त से करके देख लें चीज़ें कैसे ऑपरेट करते हैं। कुछ तो इतने जज्बाती होते हैं, अपनी वीडियो भी खोली होती है। अच्छा, पेज नंबर 13 पे आ जाए जी, पेज नंबर 12 पे आ जाए पहले। अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चों को तकसीम करना, इसके ऊपर हमारी बात चल रही थी लास्ट क्लास में, खर्चों को तकसीम करना। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है कमीशन एजेंट का। कमीशन एजेंट का वो क्या कॉन्सेप्ट है जी? एक साहब कहते हैं मैंने पंखे बेचे हैं 10 मिलियन के, और टॉयज मैं नहीं बेचता बल्कि कोई और बंदा बेचता था, लेकिन अब उसके पास टाइम नहीं होता, अब उसने मुझे एज एन एजेंट रख लिया है। अब मैं किसी के बिहाफ पे टॉयज बेचता हूँ। अब आपको पता है, आप अगर किसी के बिहाफ पे चीज़ें बेचें तो वो आपको पूरे पैसे नहीं देता, बल्कि आपको उसका सिर्फ क्या देता है, कमीशन देता है। मिसाल के तौर पे शाहिद अफरीदी साहब कहें कि भाईजान आप अमरूद खरीद के बेचें मेरे लिए, तो उसका मतलब ये नहीं कि अमरूद बेच के सारे पैसे आपने अपनी पॉकेट में डालने हैं, बल्कि अमरूद बेच के जो पैसे आपका हक बनेगा जिसे कमीशन कहते हैं वो सिर्फ आप अपनी पॉकेट में डालेंगे। तो आप पंखे बेच रहे हैं, इसका तो सारी सेल आपकी सेल है, लेकिन आपने सेल ऑफ टॉयज किए हैं एज अ कमीशन एजेंट एट 10% कमीशन। अब आपने जो सेल की है वो 4 मिलियन की सेल की है, क्या अब आपकी टोटल सेल 10 + 4 समझी जाएगी? नो, आपकी टोटल सेल 10 + 4 नहीं समझी जाएगी। आपकी जो टोटल सेल है वो समझी जाएगी 10 + 4 14। नो, आपकी अपनी सेल 10 की है, आप पंखे खुद बेचते हैं खरीद के, ये किसी के बिहाफ पे नहीं आप बेचते, लेकिन टॉयज आप एज अ कमीशन एजेंट बेचते हैं। तो अब कमीशन नेट आपको मिलेगा या पूरा 4 आपको मिल जाएगा? नेट। नेट से मुराद है कि कुछ एक खास अमाउंट मिलेगी, पूरे 4 पे आपका हक नहीं होगा। तो 4 का 10% जरा नहीं, कितने परसेंट बनते हैं? 0.4। तो व्हाट विल बी योर सेल या व्हाट विल बी योर टर्नओवर? 10.4 टर्न ऑफ। तो कमीशन पूरा आपका नहीं होता, बल्कि कमीशन का कुछ हिस्सा आपका होता है। आना जरूरी होता है या रोजाना आना जरूरी होता है? ओह जबरदस्त। ये बात अपने लिए कह रहे हैं, साथ वाले के लिए? साथ वाले की टेंशन ना लें, अभी नफसा नफसी का दौर आता है, अब पहले अपनी तो फिक्र कर ले चले। नहीं ठीक है, साथ वाले क्या कह रहे हो, हम उसका फिक्र करेगा तो वो हमारा करेगा। ओके, सेल ऑफ टॉयज एज कमीशन एजेंट एट 10% कमीशन। अच्छा, अब ना
इसको कहते हैं ग्रॉस रिसीट। अब उसने ना एक अजीब सा लफ्ज़ यूज़ किया है, इसका नाम उसने कमीशन नहीं रखा, इसका नाम रखा है ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट लफ्ज़ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। द रीज़न इसके आपने जो ग्रॉस प्रॉफिट का लफ्ज़ पढ़ा हुआ है वो इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा हुआ है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। हालांकि ये जो बंदा है इसके लिए टॉयज़ की कॉस्ट ऑफ सेल है ही नहीं, क्योंकि ये इसके अपने टॉयज़ है ही नहीं, ये किसी के बेच रहा है। तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट जो आपने इंट्रो की क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है उस लफ्ज़ को इधर अप्लाई ना कीजिएगा, वो कंफ्यूज करेगा। उसका मतलब होता था सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। मुझे ये बता दें, क्या मैं कह सकता हूं कि ये रिसीट है और ये बचा कुचा प्रॉफिट है जो हमारा है? तो पूरी रिसीट हमारी होगी कमीशन के केस में, या बचा कुचा प्रॉफिट हमारा होगा? तो इस तरह बात समझ लें, अगर जीपी इससे मतलब लेंगे जो ग्रॉस प्रॉफिट आपने लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, तो डेट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू। तो ये दो लफ्ज़ लिख लिया। व्हाट इज योर ग्रॉस रिसीट? 4। लेकिन उस 4 में से आप घर कितना लेके जाएंगे? 0.4। इसमें कोई खर्चे वगैरह नहीं होते कमीशन कमाने में, बस आपको 0.4 मिल जाता है एज इट इज। तो इसको वो वाला जीपी ना समझिएगा जो आपने जीपी पढ़ा हुआ है। ओके, वही ब्रोकरेज कमीशन, इसका नाम सब यही है। पढ़ेंगे ये पॉइंट। वेयर अ पर्सन इज अर्निंग नेट कमीशन। नेट का लफ्ज़ उसने इसलिए लिखा है कि वो जो 4 है आपको पूरा नहीं मिला ना, 0.4 मिला है, इस वजह से शायद उसने नेट का लफ्ज़ लिख दिया। तो नेट का लफ्ज़ ना भी होता तो कमीशन ऑब्वियसली होता ही थोड़ी अमाउंट है, 4 में से। वेयर अ पर्सन इज अर्निंग नेट कमीशन और ब्रोकरेज, कमीशन और ब्रोकरेज जिसे कहते हैं, देन हिज ग्रॉस रिसीट विल बी टेकन एज टर्नओवर। नो 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 नो, रिसीट लिख के काटेंगे हम, ताकि एंटोनिम हम उठा उल्टा एंटोनिम हम साथ लिख के काट दें, ताकि पता चल जाए इधर प्रॉफिट का यूज होना है, रिसीट का यूज नहीं होना। देन हिज ग्रॉस, बचा कुचा प्रॉफिट, विल बी टेकन एज सेल। इसके लिए सेल क्या होगी? 0.4। तो ग्रॉस प्रॉफिट को अंडरलाइन करके 0.4, तो इसकी सेल 0.4 होगी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टॉयज, नॉट टोटल 4। फिर दोबारा पढ़ लें। ग्रॉस सॉरी, वेयर अ पर्सन इज अर्निंग नेट कमीशन, कमीशन होता ही नेट है, नेट कमीशन, then his gross receipt shall be taken as sale. No 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 no, his gross profit will be taken as turnover। आगे आ जाओ ना, इधर इधर इधर, ये दो बंदों की जगह, इस ये भाई आप एक ही दफा दो बंदों की जगह बना दें, दो बंदे आगे और आगे और आगे और आगे हो जाओ भाई, शुक्रिया। अच्छा चलें जी आगे, फेयर मार्केट वैल्यू शुरू करेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू, अच्छा ये पोर्शनमेंट और रिडक्शंस में हमने क्या पढ़ा था? 3 सूरतों में खर्चे क्या करने पड़ सकते हैं? कल वाला रिवाइज कर लें। अगर हेड्स ऑफ इनकम के अंदर रहते हुए आप एक साथ इनकम कमा रहे हो तो भी खर्चे पोर्शन करने पड़ सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था हेड्स ऑफ इनकम के अंदर रहते हुए इनकम कमा रहे हो और को फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम कमा रहे हो तो भी खर्चे पोर्शन करने पड़ सकते हैं। और आखिरी पॉइंट हमने ये पढ़ा था, हाँ, कि हेड्स ऑफ इनकम में भी कोई इनकम कमा रहे हो और घर के अंदर भी बिजली इस्तेमाल करे तो भी खर्चे क्या करने पड़ेंगे? अपोर्शन करने पड़ेंगे। अच्छा भाई, ये जो भी क्लासेस में थ्योरी पढ़ाई जा रही है सारी आपने याद करनी है। ये कुछ नहीं है कि हमें याद करने वाली थ्योरी अलग से बता दें और ना याद करने वाली थ्योरी अलग से बता दें, और हमें न्यूमेरिकल पोर्शन अलग से बता दें, थ्योरी अलग से बता दें। न्यूमेरिकल और थ्योरी सब इकट्ठी है। और ये अजीब सा सवाल तो मीटिंग में मुनासिब नहीं आप पूछा करें कि इस चैप्टर में इसकी थ्योरी भी याद करनी है। तो ये जो सवाल है ये किसके हैं जो हम इतने दिनों से कर रहे हैं? न्यूमेरिकल है, डिस्क्राइब, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, तो थ्योरी के सवाल आ रहे हैं ना। तो अब ये सवाल पूछना कि थ्योरी के सवाल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो इससे मुझे ये फील होता है शायद आप ये थ्योरी के सवाल करके साथ घर में सॉल्व नहीं कर रहे, या शायद आप जब पास पेपर डिस्कस होते हैं उसको मुंह उधर कर लेते हैं ऑनलाइन में। तो बहरहाल सारी चीज़ें थ्योरी की याद करनी है। और कुछ हजरात ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम अपने अल्फाज में लिख सकते हैं या नहीं, तो अपने अल्फाज से आपकी क्या मुराद है मुझे समझ नहीं आ रही है। अगर तो रेजिडेंट की डेफिनेशन है तो एन इंडिविजुअल शैल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ 183 डेज और मोर इन अ टैक्स ईयर इन पाकिस्तान। अब अगर आप ये लिख के आएंगे डेफिनेशन तो आपके मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि आपने पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू का लफ्ज़ नहीं डाला। इसी तरह अगर आप लिख के आएंगे एन इंडिविजुअल शैल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ he is present in Pakistan for a period amounting in aggregate to 183 days, then he will be considered as resident individual in Pakistan। अब आपने जो है वो और मोर का लफ्ज़ नहीं डाला तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। जाहिर बात है 183 डेज वाला प्रेसिडेंट नहीं होता, और मोर ज्यादा दिन वाला भी रेजिडेंट होता है। फिर इसी तरह अगर जो है वो अपने अल्फाज से आप ये मुराद ले रहे हैं कि आप ये लिख के आएंगे इंडिविजुअल शैल बी कंसीडर्ड एज रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 183 डेज और मोर इन अ टैक्स ईयर। इन पाकिस्तान ना लिखने की वजह से आपके मार्क्स कटेंगे क्योंकि आपको बताना चाहिए था कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद है। तो हर बात के अलग नंबर होंगे, पीरियड और पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू का नंबर होगा अलग, 183 डेज और मोर का अलग नंबर होगा, और इन पाकिस्तान का अलग नंबर होगा।
तो आप अपने अल्फाज में ज़रूर लिखें, लेकिन ये सारी बातें फिर कवर होनी चाहिए, तो बेहतर है फिर आपके अल्फाज में लिखें। अच्छा जी, रिवाइंड करके वॉल्यूम थोड़ा ऊंची करके सुन लें ऑनलाइन वाले, जो बात की है मैंने भी। सारे ऑनलाइन वाले प्यारे और अच्छे अच्छे बच्चे, माशाल्लाह कल तो 50 बच्चे मीटिंग में ज्वाइन किए हुए थे, बड़ी खुशी हुई। फेयर मार्केट वैल्यू, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी और रेंट। फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी और रेंट की क्या होगी? द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की भी फेयर वैल्यू होती है, रेंट की तो फेयर वैल्यू वैसे ही होती है। अब 2-3 रूम्स में फिर के पता चलते हैं भाईजान रूम्स का क्या किराया चल रहा है। एसेट्स की भी फेयर वैल्यू होती है, सर्विस की भी फेयर वैल्यू होती है। आप एक डॉक्टर को आंखें दिखाने गए, फिर दूसरे डॉक्टर को आंखें दिखाने गए, फिर आपने दोनों से पूछा दोनों की फीस कितनी है, तो सर्विस की भी फेयर वैल्यू होती है। बेनिफिट और परक्विजिट्स ये बस इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, ये भी सर्विसेज समझ लें हैं बस। परक्विजिट्स की काफी डिटेल है सैलरी के चैप्टर में, वो हम पढ़ेंगे। The fair market value of any property, any rent, any asset, any service, any benefit at a particular time shall be the price which will ordinarily be received on sale or supply in the open market. Sale तो होती हैं goods और supply होती हैं services. तो sale और supply in the open market at that time. जिन हजरात ने लेट ज्वाइन किया है वो साथ वाले से टेबल 1 और 2 लगाना सीख लें, और ताकि कल की क्लास जब हम नया चैप्टर शुरू करें तो उनको कोई मसला ना आए। कैंटीन पे ले जाएं साथ वाले को, जूस जूस पिलाएं, गपशप उससे मारें और उससे टेबल 1 और 2 सीख लें। और कोई अपने आप को पेश करता है सिखाने के लिए तो वो भी हाथ खड़ा कर दें ताकि बाकी लोग देख लें। अच्छा चलें जी आगे। 1 और 2 टेबल नहीं लगाना सिखा सकते आप साथ वाले को, हाथ दोगी। मिस्टर आमिर परचेज द कंप्यूटर फॉर ₹70,000। आमिर ने कितने का कंप्यूटर खरीदा है? 70,000 का। एंड सोल्ड इट टू मिस्टर अंजुम व्हेन द WDV इन द आमिर्स बुक्स वाज 40,000। जी भाई कंप्यूटर खरीदा कितने का? 70। जिस वक्त कंप्यूटर अगले को बेचा उस वक्त कंप्यूटर की बीवी कितनी थी? बुक वैल्यू 40,000। इट्स फेयर वैल्यू इन द ओपन मार्केट इज, ओपन मार्केट ये नहीं होती कि बाजार खुले हुए हैं, ओपन मार्केट का ये मतलब होता है बायर सेलर आ जा रहे हैं और मार्केट के अंदर डील्स हो रही हैं। फेयर वैल्यू इन दिस केस इज 42,000। बाकी तो कॉस्ट और बुक वैल्यू थी ना। अच्छा जी मोहतरम, ये 2 प्लॉट्स हैं, प्लॉट नंबर ए और प्लॉट नंबर बी। प्लॉट नंबर बी पर रिस्ट्रिक्शन है ऑन ट्रांसफर, इसकी सेल पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। अब एक स्टूडेंट ने क्लास में ट्रांस प्रोविंशियल पूछा, तो भाई वो डेफिनेशन लिखी हुई है। अब आप अगर ट्रांस प्रोविंशियल में ये सवाल पूछें कि ये एक कंपनी 2 जगह पे कैसे ऑपरेट करे, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ये बात तो शायद समझ आती है, लेकिन ये पूछना कि ट्रांस प्रोविंशियल दोबारा बता दें तो ये कम से कम जूम मीटिंग में नहीं होगा। जो चीज़ें क्लास में लिखवा दी गई हैं अब उनको अगर दोबारा करना है तो फिर वो लेक्चर ही उधर शुरू हो जाएगा पूरा। अच्छा प्लॉट ए और प्लॉट बी हैं 2, एक 10 मरले का और दूसरा भी 10 मरले का। प्लॉट बी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है ऑन ट्रांसफर। हुकूमत ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है ट्रांसफर पे कि भाई यहाँ पे हम सड़क बना सकते हैं, ब्रिज बना सकते हैं, टनल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ पे हम जंग शुरू कर सकते हैं, हमारा क्या पता। तो इसलिए प्लॉट बी की कीमत बाजार में गिरी हुई। प्लॉट बी बाजार में 35 लाख का है मसला होने की वजह से, और प्लॉट ए बाजार में 50 लाख का है। अब ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा? ऐसी सूरत में मोहतराम हमारा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है जिसे आप कहते हैं ITO 2001, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसकी नजर में ना दोनों प्लॉट्स की कीमत ही 50 लाख ली जाएगी, चाहे हमारी अकल में बात फिट हो रही है या नहीं हो रही। हमारा लॉ मेकर कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन वाली बात को इग्नोर कर दो, आप इस बात को इग्नोर करो और एज्यूम कर लो कि इस प्लॉट की भी कीमत कितनी है? 50 लाख। नोट कर लें। समझ नहीं आई? बस यही बात है, यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर 2 प्लॉट्स हैं, एक प्लॉट में कोई मसला है तो हमारा लॉ जबरदस्ती क्या कह रहे हैं कि दूसरे प्लॉट की भी कीमत क्या एज्यूम कर लो? 50 लाख। नोट कर ले बल्लू। जी जी
अच्छा भाई, एक बात याद रखिएगा, पूरे टैक्स लॉ में आपने कभी भी क्यों का लफ्ज नहीं पूछना कि ऐसा क्यों है। हमें तो बल्कि सीए फाइनल की बात कर रहा हूँ, सीए इंटर की बात नहीं कर रहा। सीए फाइनल के सिलेबस में ही पहले दिन टीचर ने ये कह दिया था, ये हमारी ड्यूटी है कि लॉ को जानना, लेकिन ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि ऐसा क्यों है। इसलिए क्यों की वजह में हमें नहीं पढ़ने की जरूरत। बस लॉ मेकर ने ऐसा कह दिया तो कह दिया, बस इसी के ऊपर अब आपने रिलाई करना है। चलें जी, तो प्रॉपर्टी डीलर की नजर में इनकी कीमत क्या है? 50 लाख और 35 लाख। लेकिन इनकम टैक्स वालों की नजर में 50 लाख ही दोनों प्लॉट्स की कीमत है, दोनों प्लॉट्स की 50 लाख की कीमत है। इसलिए एज पर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस दोनों की कीमत 50 लाख ली जाएगी। पढ़ें जी। द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड, फेयर मार्केट वैल्यू मालूम की जाएगी इग्नोरिंग एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन। अगर मैं कंसिडर करूं कि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो प्राइस क्या है? अगर मैं इग्नोर करूं कि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, सो व्हाट इज द वैल्यू एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो हम पेपर में लिख के आएंगे प्लॉट बी की? 50 लाख। बस ये बात आपसे कर रहा हूं। द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड इग्नोरिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड। अच्छा, अगली चीज ही, होंडा कार्स की जो मशीन है जिससे वो गाड़ियां बनाते हैं, क्या इसकी फेयर वैल्यू कैश में डिटरमिन हो सकती है इजीली? बाजार के अंदर अगर इस मशीन को आप लेके चले जाएं और होंडा कार्स वाले इस मशीन को बेचना चाहें तो क्या ये बिक सकती है बाजार में इजीली? नहीं बिक सकती बाजार में। क्यों नहीं बिक सकती? होंडा कार्स की मशीन ना टोयोटा ने लेनी है क्योंकि उनको अपनी गाड़ी बनाने का तरीका है, ना उनकी का मशीन जो है वो सुजुकी वालों ने लेनी है, और मेरे आप में से तो पूरे पाकिस्तान में से कोई नहीं ले सकता क्योंकि हमारे पास तो फैक्ट्री नहीं है जो गाड़ियां बनाए। तो इसलिए कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड एसेट होते हैं जो पूरे पाकिस्तान में एक बंदे के पास होते हैं और उसी के काम के होते हैं, और वो पूरे पाकिस्तान में किसी के काम के नहीं है। तो कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनकी कैश में वैल्यू निकालना मुश्किल है, जिनकी कैश में वैल्यू निकालना, क्योंकि वो एसेट्स पाकिस्तान में रेयर हैं, एक दो बंदे के पास ही मौजूद हैं। ऐसी सूरत में अगर हम अपनी तरफ से एक कहानी बनाएं कि नहीं यार फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती, क्या करें, ये मसला है वो मसला है, लॉ मेकर कह रहे हैं मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुनूंगा और मैं तुम्हारी सारी बातें इग्नोर कर दूंगा, एंड द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड इग्नोरिंग द हकीकत that it is not convertible to cash। मुझे पता है कि इसकी वैल्यू कैश में कन्वर्ट इजीली नहीं हो सकती, बट इस बात को इग्नोर कर दो और मुझे फेयर वैल्यू बताओ। तो उर्दू में लिखें, यहां जबरदस्ती हमें फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब उसके कई तरीके किताबों में लिखे हैं कि उससे फ्यूचर में गाड़ियां कितनी बननी है उस वो एस्टीमेट लगा लो, और कई तरीके होते हैं वैल्यूएशन के जो हमारे स्कोप में नहीं है। बहरहाल हमें जबरदस्ती फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उर्दू में लिखें हमें जबरदस्ती फेयर वैल्यू बतानी पड़ेगी या निकालनी पड़ेगी। लिखें हमें जबरदस्ती फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे वो इस क्लास की डिस्कशन नहीं है हमारी, लेकिन लॉ मेकर हमारा ये आर्गुमेंट नहीं सुनेगा। ओके, द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड इग्नोरिंग द हकीकत दैट इट इज नॉट कन्वर्टेबल टू कैश। इस बात को इग्नोर कर दो, ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बल्कि जबरदस्ती कैश में कन्वर्ट करो। वी विल स्टिल कन्वर्ट इन कैश, वी विल स्टिल कैलकुलेट फेयर वैल्यू। हम इस मशीन की फेयर वैल्यू निकालेंगे जैसे मर्जी निकालें। चलें जी, साथ वाले की देख मुस्कुराएं, उसकी तरफ देख के फिर आगे चलते हैं। संजीदा संजीदा ना बैठा करें, छोटी सी जिंदगी है, वो भी मुंह बसोर के आपने गुजार दी तो क्या फायदा। ओके अच्छा भाई, फेडरल बोर्ड ऑफ, अब हमारी जो अगली डिस्कशन है डेट इज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो खास है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी के तो ऊपर भी बात हो गई है, प्रॉपर्टी कवर होगी ऊपर, लेकिन नीचे क्यों आ रही है ये जरा सुन लें।
इमूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू वही होगी जो बाजार में है, ओपन मार्केट। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओपन मार्केट अवेलेबल नहीं है तो क्या करें? वेयर द प्राइस इज नॉट ऑर्डिनरीली एसटेनेबल, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू आमतौर पे पता ना चल रही हो, तो आप दादाबू के पास, द बोर्ड, तो फिर आप किसके पास चले जाएं? बोर्ड। मेड बाय नोटिफिकेशन इन, वो जो हुकूमत हर साल एक सफा छापती है उसके अंदर ये बातें लिख दी जाएंगी। बोर्ड बता देगा, डिटरमिन करेगा फेयर वैल्यू आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की क्या है। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसको आप हिलाने की कोशिश करें और आप खुद मूव हो जाए, वो मूव ना हो, वो क्या है? लैंड और बिल्डिंग। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू कौन बताएगा? बोर्ड बताएगा। मेरा तो नहीं ख्याल बोर्ड बताएगा, पहले तो मार्केट बताएगी। अगर मार्केट में ऑर्डिनरीली पता नहीं चल रही तो कौन बताएगा? लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी ऐसे रिमोट एरिया के अंदर है जहां पे ना मार्केट है उसकी, ना प्रॉपर्टी डीलर बैठते हैं और ना बोर्ड ने वैल्यू बताई हुई है, फिर क्या करें? फिर आप पॉइंट 4 के दरबार में आ जाए। Where the fair market value of an immobile property of an area has not been determined by board, जहां बोर्ड ने भी हाथ खड़े कर दिए। एज अबव, जैसे कि ऊपर जिक्र किया गया था कि बोर्ड बताएगा, लेकिन बोर्ड ने नहीं बताया, बोर्ड ने झंडी करा दिया, लिफ्ट नहीं कराई। The fair value of सच्ची मुच्ची immobile property shall be assumed to be the value fixed by district officer revenue or provincial authority or any other authority। तीन लोग बताएंगे वैल्यू, या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू बता दे, ये हर इलाके का एक रेवेन्यू ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू बता दे, या आपकी प्रोविंशियल अथॉरिटी बता दे, या आपको कोई और अथॉरिटी बता दे। हमने कहा ये तीनों कौन है, हमें जरा समझाओ, हमारी समझदानी में ये नमकदानी नहीं आ रही, तो हमें जरा समझाओ ये तीनों कौन है। उन्होंने कहा इनको हमने ऑथोराइज किया हुआ है इन दिस बिहाफ। किस बिहाफ में ऑथोराइज किया हुआ है? फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग स्टैंप ड्यूटी, कि ये लोग स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट करते हैं। स्टैंप ड्यूटी होती है जिस वक्त आप जमीन अपने नाम करवाते हैं, तो उस वक्त कुछ हुकूमत को आपने पैसे जमा करवाने होते हैं अपने नाम करवाने के। स्टैंप ड्यूटी समझ लें, उसे टैक्स समझ लें। तो जिस वक्त आप जमीन अपने नाम करवाते हैं तो उस वक्त आपको कुछ पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, दैट पैसा इज कॉल्ड एज स्टैंप ड्यूटी। तो कहते हैं फिर जिस रिमोट एरिया के अंदर आपकी जमीन है, तो जिस दफ्तर में आप वो जमीन अपने नाम लगवाने जाओ, उस दफ्तर के अंदर जाके वहां से पूछ लो इसकी फेयर वैल्यू क्या है। वो दफ्तर कहता है पूरे पाकिस्तान को अगर मैं तकसीम करूं तो वो दफ्तर तीन तरह के हो सकते हैं, या वहां पे कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू बैठा होगा, अगर नहीं ऐसा कोई इदारा बना हुआ वहां पे, तो फिर वहां पे कोई सूबे ने अथॉरिटी बनाई होगी, अगर सूबे ने भी कोई नई अथॉरिटी बनाई हुई तो कोई ना कोई अथॉरिटी तो वहां बैठी होगी हुकूमत की। हमने कहा ये तीनों कौन लोग होते हैं? मैंने कहा ये तीनों वो लोग होते हैं जिनको हुकूमत ने इजाजत दी हुई है कि आप लोगों से क्या इकट्ठी करें? स्टैंप ड्यूटी इकट्ठी करें। तो जहां पे जाके आप जमीन अपने नाम लगवाते हैं उनसे आप जाके फेयर वैल्यू पूछ लें बस। तो ये तीन नाम याद कर लें, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, प्रोविंशियल अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी। ऑथोराइज्ड जिनको इजाजत दे दी गई है कि वो क्या कैलकुलेट करें? स्टैंप ड्यूटी। प्रायोरिटी में सबसे पहले क्या आएगा जी? ओपन मार्केट। अगर ओपन मार्केट में रेडीली असटेनेबल नहीं है, बोर्ड भी नहीं बता रहा, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, प्रोविंशियल अथॉरिटी और ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग स्टैंप ड्यूटी। जी, रिकूप्ड एक्सपेंडिचर मिसाल दें। ओ अच्छा, हाँ मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी, अपने आप को क्या करें। बैड डेट रिकवरी पढ़ी थी आप लोगों ने? ये क्या है? रिकूप्ड एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जो हुआ था बाद में क्या हो गया? रिकूप हो गया, रिकवर हो गया। तो बैड डेट रिकवरी, पहले खर्चा हुआ था, पहले बंदा पैसे लेके भाग गया, फिर पकड़ा गया, तो हमने कहा भागते चोर की लंगोटी ही सही, तो वो जो रिकवरी हुई दैट इज कॉल्ड एज बैड डेट रिकवरी। तो इसका मतलब है अगर कोई नुकसान हो जाए और नुकसान बाद में क्या हो जाए? रिकवर हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज रिकूप एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, कॉलेज वालों ने एसी रिपेयर कराया, तो एंट्री की एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। कल कला को कुछ अर्से बाद वो एसी रिपेयर करने वाला बंदा आ गया, माजरत भाई माजरत, बहुत ज्यादा पैसे मैंने आपसे ले लिए थे, सॉरी, मुझे आपसे 2000 रुपया नहीं लेना चाहिए था, मैंने आपसे 2000 ज्यादा ले लिए थे। वो हमें 2000 वापस करके चला गया, रिकूप हो गया, मेरा खर्चा वापस मिल गया मुझे। क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट। कितने से? 2000 से। और क्रेडिट? दोनों चीजें सही हैं, पैसे आने से आपको खुशी होगी, कैश डेबिट
इनकम क्रेडिट, या खर्चा कम कर लें, इट्स अप टू यू, दोनों एंट्री सही है, नो नो प्रॉब्लम एट ऑल, दोनों सही है। या इनकम बुक कर लें, या जो खर्चा हुआ है वैसे क्या कर लें, कम कर लें। बहरहाल हम इनकम बुक करेंगे, वो जरा ज्यादा आसान है देखने में। तो जब कभी हमारा हुआ खर्चा वापस मिल जाए तो उस हुए खर्चे की रिकवरी को कहां डालेंगे, इनकम में डालेंगे। कर ले नोट, या मैं आके कर दूं। भाई एसी के विंग्स ऊपर कर दें। अच्छा जी, अब सवाल ये होगा, ये वाला, अब सवाल ये होगा कि ये जो 2000 रुपये आपको वापस मिला है, इसको आप किस हेड ऑफ इनकम में डालेंगे। नहीं 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 भाई, जिस हेड का खर्चा था उसी हेड में डालेंगे। तो कॉलेज वालों के लिए जो एसी है वो बिजनेस का एसेट है, बिल्कुल, क्योंकि कॉलेज चलाना बिजनेस है। एसी का रिपेयर का खर्चा भी बिजनेस का खर्चा है। तो जब बिजनेस का खर्चा वापस मिला तो मोहतरम ये बिजनेस की इनकम में जाएगा ना। तो जिस हेड में वो खर्चा माइनस हुआ था उसी हेड में ये इनकम में ऐड होगा। कोई ज़हन में सवाल आ रहा तो पूछ लें। खर्चा किस हेड का है? नहीं, ऑपरेटिंग और वो अल्फाज तो पता नहीं आप लोगों ने अकाउंटिंग की क्लास में पढ़े हुए हैं, ये तो हमारे क्लास में ऐसे कोई अल्फाज मैं यूज नहीं करा। तो ये खर्चा किस हेड का है? एसी रिपेयर कराना, सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह देना, टीचर को तनख्वाह देना, बिल्डिंग का रेंट पे करना, ये सारे खर्चे किस हेड के हैं? कॉलेज वालों के लिए बिजनेस के खर्चे हैं। और अगर इन खर्चों के अगेंस्ट कोई बेनिफिट मिल जाए, बिजनेस से कोई और काम तो नहीं शुरू कर दिया, उसी काम के अंदर से पैसे मिले हैं। ये पढ़ो, पेशेंट कॉलेज गॉट रिपेयर्ड इट्स एसी फॉर 7000 इन टैक्स ईयर 2010। द सर्विस प्रोवाइडर रियलाइज्ड इन अगला साल that he has charged ₹2000 excess to college, so he returned the amount immediately। उन्होंने कहा भाईजान पढ़ो पैसे वापस, टेक द मनी बैक। अब आपने ट्रीटमेंट मैचिंग मुचिंग कॉन्सेप्ट छोड़ो बड़े टैक्सी क्लास में, क्यों नहीं पूछना, मैचिंग कॉन्सेप्ट फारग हो गए सारे इधर। ट्रीटमेंट ऑफ अमाउंट रिकवर्ड बाय कॉलेज, कॉलेज को जो अमाउंट मिली है उसका क्या करना है? द रिकूप्ड अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड इन इनकम एट रुपीज इन 2011। और किस हेड के अंदर? इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के अंदर। नीचे वाली एग्जांपल काट दें, छोड़ जी, पूछें, चलें आगे। ये 2011 में इनकम फ्रॉम बिजनेस में चला जाएगा। अब अंग्रेजी पढ़ लें। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, अगर कोई एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, रिकूप हो जाए, या कोई लॉस रिकूप हो जाए, जैसे सैलाब ज़दगान है, अब उनको जो है वो लॉस रिकवर हो रहा है, जैसे उनकी दुकानें थी वो भी तो बिजनेस कर रहे थे, तो उनकी दुकानों के बदले हुकूमत कुछ पैसे दे रही है उनको, तो वो लॉस उनका रिकवर हो रहा है। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ लॉस, ये दफा इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे वापस कर देती है, तो ये भी तो लॉस आपका रिकवर हो रहा है इन कैश और काइंड। अब कुछ लोग सैलाब ज़दगान की पैसों में मदद कर रहे हैं और कुछ जो है वो इन काइंड मदद कर रहे हैं, कोई घी के डब्बे भेज रहे हैं, कोई चीजें भेज रहे हैं, तो लॉस कैश में रिकवर होता है या लॉस इन काइंड भी रिकवर हो सकता है? In case of subsequent recoupment of any expenditure or loss in cash or kind, the recouped amount कितनी है? The recouped amount shall be included in income। ये बात है असल। The recouped amount shall be included in the income under the relevant head for the year in which it is। जिस साल ये रिसीव हुई है उस साल इनकम में डाल दी जाएगी। किस साल रिसीव हुई है? खर्चा 10 में हुआ था, लेकिन रिसीव किस साल हुई है? 11 में। इनकम में किस साल में डाली जाएगी? 11 में डाली जाएगी। कल आपने बड़ी ईद के कपड़े पहन के आ रहे हैं, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, घर से मंगवा लें, आ जाएंगे रात तक। किधर है घर? अस्तगफिरुल्लाह, गलत बातें नहीं करो। अच्छा जी, जो वो कह रहे हैं मैं उनका जवाब दिया। सेक्शन 71 करेंसी कन्वर्जन। साथ वाले को जरा वो जो मोबाइल में आपने लगाया होता है पीछे $1, वो जरा निकाल के दिखाएं अपने मोबाइल में से। कोई होगा क्लास में ऐसा जिसने लगाया होगा, दिखाओ। अच्छा, खाली है पीछे से। करेंसी कन्वर्जन, तो एवरी अमाउंट टेकन इनटू अकाउंट, टेकन इनटू अकाउंट का मतलब है रिकॉर्डेड। एवरी अमाउंट, ये कमेंट्स ना किया करो, मेरे पास नहीं है कुछ। एवरी अमाउंट रिकॉर्डेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी इन जापानीज येन
इन पाक रुपीज। एवरी अमाउंट टेकन इनटू अकाउंट, टेकन इनटू अकाउंट का क्या मतलब है? रिकॉर्डेड। एवरी अमाउंट रिकॉर्डेड इन दिस लॉस शैल बी इन पाक रुपीज। तो चलो नींद पूरी करके आएगा। ये ना सोचा करो जो सोता है वो खोता है, सोना जरूरी है। अच्छा जी, मिस्टर कासिम, क्या आप परचेज कराते हैं आप या परचेज कराते हैं? मिस्टर कासिम, परचेज एन इंपोर्टेड कार या खार? अच्छा चलिए वापस आ जाएं। फॉर $US 35,000। तो कितने की गाड़ी ली है जी भाईजान ने? वो नहीं कासिम होता था जो बचपन में क्रिकेट खेलता था हमारे साथ, वो गाड़ी ले लिया उसने ऑन 31 मार्च 2009। द एक्सचेंज रेट ऑन द रेलिवेंट डेट्स आर एज फॉलोज। ओपन मार्केट में रेट आ रहा है 31 मार्च का और 30 जून का, और स्टेट बैंक का रेट आ रहा है। ओपन मार्केट का लें या स्टेट बैंक का रेट लें? भाईजान वो फेयर वैल्यू ओपन मार्केट की मालूम करनी होती है। ये तो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जब रेट अवेलेबल है तो इसलिए ओपन मार्केट या बाजार में जितने में करेंसी बिक रही है उस बात को इग्नोर कर दें। तो जैसे ही ओपन मार्केट का रेट आएगा पेपर में आपने करना है ओपन मार्केट का रेट फारिग हो गया, पीछे क्या बच गया? स्टेट बैंक का। स्टेट बैंक का किस दिन का रेट लें? जिस दिन गाड़ी खरीदी या ईयर एंड का? ईयर एंड का क्यों लें हमारे बंदा? जिस दिन गाड़ी खरीदी उसी दिन बस आप उसको ट्रांसलेट कर लें, यानी उसको अपनी प्राइस के ऊपर ले आए। तो ये ईयर एंड का रेट काटेंगे, इसने हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो हमें रेट किस दिन का चाहिए? जिस दिन आपने गाड़ी खरीदी। अभी मैं बताऊंगा जिस दिन अमाउंट रिकॉर्ड हुई, टेकन इनटू अकाउंट, जिस दिन अमाउंट रिकॉर्ड हुई। गाड़ी किस दिन रिकॉर्ड होगी किताबों में? जिस दिन खरीदेंगे। खरीदी किस दिन? जिस दिन रिकॉर्ड हुई। बस यही करते रहे। अच्छा, मार्च 31 2009। एक 9 पंजाबी वाली भी। अच्छा जी बड़े सा कॉस्ट ऑफ, छोड़ा बनिहार को सारी चीजें बतानी जरूरी नहीं होती, जिसको समझ आ जाए ठीक है, समझा रहे होते हैं आप उसको। कॉस्ट निकालें जी, गाड़ी की कॉस्ट क्या बनेगी? कैलकुलेटर पकड़ लें, वो जो निकाले में बैग में रखे हुए हैं, जल्दी निकालें। कसमें खाई हुई कैलकुलेटर नहीं निकालेंगे, जान दे देंगे। हाँ जी, $35,000 जरा। ओके, सो इट इज द कॉस्ट ऑफ कार इन आवर पाकिस्तान रुपीज कायदे आजम वाले। अब तो शायद फातिमा जी ना भी आ गई हैं 75 का नोट पर, और भी आ गए हैं तो साथ सर सईद अहमद खान साहब भी आ गए हैं। अच्छा जी, बस आप रह गए हो, आगे चलें तो दैट इज करेंसी कन्वर्जन। वेयर एन अमाउंट इज इन अ करेंसी। भाई खुरक ना करेंगे, अभी टेस्ट आने दें फिर पता चलेगा कौन ज्यादा पड़ता है। वेयर एनी अमाउंट इज इन अ करेंसी अदर देन रुपीज। जहां कोई अमाउंट किसमें हो? इन अ करेंसी अदर देन रुपीज। जैसे नीचे देखें, डॉलर। कन्वर्जन शैल बी एट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेट, प्रिवेलिंग एट द डेट एट विच द अमाउंट इज रिकॉर्डेड। व्हेन द कार इज रिकॉर्डेड मार्च 31 2009, सो इट विल बी टेकन इनटू अकाउंट ऑन द डेट इट इज रिकॉर्डेड। तो 31 मार्च 9 की तारीख का रेट लें या 30 जून 9 की तारीख का रेट लें? 31 मार्च 9। जी भाई, इसका क्या मतलब है? सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। दो कान बंद हो गए हमारे, ये दुकान बंद हो गई, दुकान बंद होगी। सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा जी, दो 2010 के अंदर आप ने देखा कि बशीर दारुल माही की दुकान के बाहर इस तारीख को लिखा हुआ था कि भाई हम दुकान बंद हो गया, मच्छी खाने के लिए बराह रास्त समंदर पे जाएं। अब हम ये आपको सर्विसेज यहां से नहीं देंगे, अब जो है वो ये सर्विस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बशीर साहब जो है वो बहुत फिक्रमंद हो गए हैं और बशीर साहब आप जो है वो घर बैठ गए हैं सारी दुनिया के काम छोड़ के, आगे की तैयारी शुरू कर दी है बशीर साहब ने। 2011 के अंदर आपको ख्याल आया कि आपने इधर या इधर कहीं 7 लाख की मछली खाई थी इनके पास जाके। एक फिजिकल 2 हाइब्रिड क्लासें लेके आप चले गए थे और आपने 7 लाख की मछली खाई थी। ऑनलाइन वालों को भी इनवाइट कर लिया था। 7 लाख की आपने मछली खाई थी और आप फोन करते करते बाहर निकल गए थे। अब आपको उस दिन से फरिश्ते ख्वाब में आ रहे हैं, तो आपने सोचा मैं पैसे वापस करने जाऊं, लेकिन इस दिन तो दुकान है ही नहीं उधर,
दुकान तो किसी और के पास है, बशीर साहब जा चुके हैं। अब आप बशीर के घर तक चले जाएंगे, मादरत के साथ बशीर के घर तक चले जाएंगे, लेकिन उनको खुशखबरी देंगे, अगर बाहर रहिएगा उनको खुशखबरी देंगे, बशीर अंकल, बशीर अंकल। आंटी के बाद आएगी, सो रहे हैं अंकल, आंटी उठा दें उनको, खुशी की खबर है उनके लिए, आज आप मलका बन जाएंगे, हम उनको इतने पैसे देंगे आप खुश हो जाएंगी। तो बशीर अंकल धोती पहन के बाहर आएंगे और उनको बैड डेट रिकवरी होगी। क्या होगी? बैड डेट रिकवरी होगी। वो फौरन मूंछों को ताव देंगे और उनको 7 लाख रुपया बैड डेट रिकवरी होगी। अब आप मुझे बता दें, इस वक्त बशीर अंकल एक आर्गुमेंट लेंगे कमिश्नर इनकम टैक्स के आगे। अच्छा, ये भी अब आपने आज के बाद सवाल नहीं पूछना कभी जूम मीटिंग में कि हुकूमत को कैसे पता चलेगा दुकान बंद होगी, हुकूमत को कैसे पता चलेगा बशीर धोती पहन के आया था, हुकूमत को कैसे पता चलेगा बशीर 7 लाख रुपया मिला है उनको। भाईजान हमने पूरे लॉ में अज्यूम करना है बशीर सच बोल रहा है, बस ये इसका जवाब है सेशन के आखिर तक। हुकूमत को कैसे पता चलेगा इसकी बिजनेस इनकम कितनी है, हुकूमत को कैसे पता चलेगा जो हमारी 3 डेज रहा है, तो सारे बंदे सच्चे हैं पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग यू। तो बैड डेट रिकवरी कितनी होगी जी? 7 लाख रुपया। अब ये बैड डेट रिकवरी कमिश्नर इनकम टैक्स कहेगा बशीर इस पे आप मुझे टैक्स दें, इस पे आप मुझे टैक्स दें, क्योंकि बशीर की बातें खिली होंगी ना, बशीर तो खुश हो रहा होगा इस बातें में खिल लाइक एनीथिंग। तो ऐसी सूरत में ही सपोज टू पे टैक्स ऑन 7 लाख, उसने 7 लाख पे टैक्स जमा कराना है, बट तो जुमाई ले ले, बट होगा क्या? इस 7 लाख पर टैक्स जमा कराते हुए बशीर कहेगा मैं जमा नहीं कराऊंगा क्योंकि मेरी दुकान ही बंद हो चुकी है। लॉ मेकर कहता है बशीर छड़ यार, assume that source is not बंद, assume कर ले बंद नहीं हुई, कहते मेरी दुकान बंद हो चुकी है। ओह नो नो बड़ी, assume that source is not बंद, नहीं बशीर छड़ यार बंद नहीं हुई। आप बता दें कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये आपकी किस में ऐड हो जाएगा? इनकम में। कितना? 7 लाख। चलें जी 7 वाले की बुक में नोट कर लें, जल्दी करें। हाँ जी, हाँ रिकूप्ड एक्सपेंडिचर ही है, बिल्कुल बिल्कुल आप बात की गहराई तक पहुंच गए हो। पहली रो में बैठने का शायद यही फायदा है, आप आखिरी रो में बैठ के भी कोई भूल खिलाया करो, जल्दी नोट करो, पहला दिन है आज, पता करना था ना। जी 2011 में करेंगे रिकॉर्ड। तू मछलियां बना ले, सीधी सीधी नोट कर। अच्छा जी, ये 2011 की इनकम होगी। अच्छा अब आपने ना ये नहीं सोचना इस तरह कि जी मिसाल के तौर पे 2010 में लोग खाना खाने आए थे और 7 लाख रुपया लेके भाग गए, तो 2010 में भी ये इनकम में डाला होगा। ऐसा हो सकता है 2010 में इनकम में डाला हो, लेकिन इनकम में डाल के जब वो पैसे नहीं देके गया होगा तो फिर बैड डेट में भी तो डाल दिया होगा ना, तो वो अब बाद में रिकवर हो गया। ठीक है, तो अब 2011 में आपने इसको किसमें डाल देना है? इनकम में, व्हेन इट इज रिकवर्ड। इट इज ऑल्सो अ सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम जस्ट लाइक रिकूप्ड एक्सपेंडिचर। इसमें और उसमें फर्क क्या है? उसमें चलते हुए बिजनेस में पैसे आ रहे थे, इसमें बिजनेस जब बंद हुआ उसके बाद पैसे आ रहे हैं, और तो कोई फर्क नहीं है, बाकी दोनों सेक्शंस ऑलमोस्ट सेम ही है। करें और चलें आगे, चलें जी। If a taxable source of income ceases to exist, taxable source of income कौन सी थी हमारी? शॉप। If a shop या if a business ceases to exist, अगर एक बिजनेस बंद हो जाए, then any subsequent benefit derived from it shall be taxable, और बंद होने के बाद जो बेनिफिट आया वो टैक्सेबल है। हमने कहा कैसे? कहते हैं नॉर्मल वे, भाई ये 7 लाख टैक्सेबल है नॉर्मल वे, आ जाओ इस पे टैक्स दो बात खत्म। हमने कहा कारोबार तो बंद हो गया है, assume that source is not बंद, अरे assume कर लो बंद नहीं हुआ, लूट में चाहिए तुम लोगों ने। assume कर लो कारोबार बंद नहीं हुआ जिस वक्त तुमने इनकम कमाई है, उस वक्त कारोबार बंद नहीं हुआ, तो बस इसको फिर इनकम में डाल दें।
पीला वाला, सब्ज वाला, स्काई ब्लू वाला पढ़ लें। टैक्स वालों को कैसे पता चलेगा, भाई ने पूछ रहे हैं, वो भाई पूछ रहे हैं टैक्स वालों को कैसे पता चलेगा। ये सवाल आपने नहीं पूछना, पूरे सिलेबस में आपने ये सवाल नहीं पूछना, टैक्स वालों को कैसे पता चलेगा। बशीर सच बोल रहा, बशीर का लेवल। सर को कैसे पता चला कौन कौन सा बच्चा मोबाइल यूज करता है, बच्चों ने क्लास के बता के बताया, हर बच्चा सच बोलते। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट, हो गई बातें, चलें ठीक है, मुझे करने दें। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट, देन एनी फ्यूचर बेनिफिट, सब्सिक्वेंट फ्यूचर बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम shall be taxable in the normal way। घर वालों को इस तरह का करें, shall be taxable in the normal way, shall be taxable in the normal way, assuming this source is not bund when the income is derived। जब इनकम ड्राइव हुई, अज्यूम करो दुकान बंद नहीं हुई। बशीर तो कहेगा दुकान बंद हो गई है, इसे 7 लाख पे मेरा टैक्स ना लगाओ, चुप बशीर। अच्छा, अब ये दो जो बुलेट है ना, ये मैं मारने पढ़ाने लगा हूं, तो इनको जरा आपने गौर से पढ़ना है। क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2011 में ही दुकान बंद होती और 2011 में ही रिकवरी हो जाती? बिल्कुल हो सकती है, 2-4 महीने बाद पैसे ले आया अगला बंदा, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा है, इंग्लिश जरा आपने समझने की कोशिश करनी है। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, कारोबार बंद हो इस दिन, पैसे रिकवर हो इस दिन। ऑप्शन नंबर 2, कारोबार बंद हो उसी साल और पैसे भी रिकवर हो उसी साल। दोनों बातें, और दोनों सूरतों में इसका नाम होगा सब्सिक्वेंट बेनिफिट। दोनों सूरतों में इसका नाम होगा सब्सिक्वेंट बेनिफिट इज टैक्सेबल इन द नॉर्मल वे। अब देखें उसने अंग्रेजी जो यूज की है, ये जरा मैं ब्रैकेट में ले रहा हूं। इस साल बंद हुआ कारोबार, इस साल रिकवरी होगी ड्यूरिंग द ईयर। इसकी जरा इंग्लिश पढ़ते हैं। तसल्ली से फोकस करके इधर। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। इफ आ, ऊपर देखें, इफ आ शॉप, हो गया बस। इफ आ शॉप सीजेस टू ड्यूरिंग द ईयर ऑफ रिकवरी, ये वाला सिनेरियो बन जाएगा ना। इफ आ शॉप सीजेस टू एग्जिस्ट ड्यूरिंग द ईयर ऑफ recovery, then any subsequent benefit is taxable, then any subsequent benefit is taxable। अब जरा फोकस कीजिएगा दोबारा। दुकान बंद हुई इस साल, रिकवरी भी हुई इस साल। If a shop ceases to exist, if a shop, बताओ पर, if a shop during the year of recovery, during the year of, then any subsequent benefit is taxable in normal way, then any subsequent benefit is taxable in normal। और दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन कि बंद हो इस साल और रिकवरी हो अगले साल। अब जरा अंग्रेजी पढ़िएगा। If a shop ceases to exist, if a shop before the year of recovery, before the year of, then any subsequent benefit is taxable in normal way, then any subsequent benefit is taxable in। अब ये दो बुलेट्स निहायत आसान कॉन्सेप्ट अंदर अपने लिए हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इनकी थ्योरी पढ़ के कुछ बच्चे क्लास के बाद बंदे लेके आ जाते हैं कि ये जरा मुझे समझा दें। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसको आप 1-2 दफा इधर ही पढ़ लें तो बेहतर है। हाँ, एक लफ्ज़ उसने बीच में मैंने ब्रैकेट में ले लिया, कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, यानी ये साल का शुरू है ना इस साल का, तो इससे पहले ही कारोबार बंद हो गया था।
ये साल का शुरू है, इससे पहले ही कारोबार बंद हो गया था। तो फिलहाल कमेंसमेंट का लफ्ज छोड़ के पढ़ें, दोनों बुलेट्स आसान होगा। अब जरा साथ वाले को पढ़ के बता दें, एक दफा समझा दें उसे, इस तरह उंगली रख के। ऐसे आपने पढ़ना है, देखें। इफ अ सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट ड्यूरिंग द ईयर ऑफ, देन एनी सब्सिक्वेंट बेनिफिट इज टैक्सेबल इन नॉर्मल वे। इस तरह उंगली रखें और तीसरी दफा उंगली ऐसे करनी है, ट्राई करें। इफ अ सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट ड्यूरिंग द ईयर ऑफ, देन एनी सब्सिक्वेंट बेनिफिट इज टैक्सेबल इन, ट्राई करें जरा साथ वाले को। कुछ दो लोग बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं हर रो में, बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं करा रहे साथ वाले को। माना कि साथ वाला 1 साल बड़ा या छोटा है आपसे, लेकिन कर लें रिस्पेक्ट उसकी। जी कोई भी खर्चा, ये तो बैड डेट एक मिसाल है ना, कोई भी चीज इसको रिकवर हो जाए, इनकम में ऐड हो जाएगी। सब्सिक्वेंट बेनिफिट का लफ्ज लिखा हुआ है, मुंशी बोले। उस पे ऑन होकर फिर बैड डेट में चली गई होगी ना, इस वजह से टैक्स नहीं लगा होगा। अब इस साल में दोबारा लगेगा, पिछले साल फिर नहीं लगा होगा। ऐसा हुआ होगा कि पिछले साल हमने कमाई होगी, लेकिन कमाने के बाद जब नहीं मिली होगी तो हमने बैड डेट में डाल दी होगी, तो फिर उधर से उसका इफेक्ट कैंसिल हो गया होगा। समझ आई? अब फिर अगले साल जब मिलेगी तो अब ठीक ही दफा इनकम में जाएगी ना, पिछले साल तो इफेक्ट कैंसिल हो गया। ओके ठीक है जी, मोबाइल टाइम था। अच्छा अब ये पहला वाला बुलेट जरा पढ़ लें दोबारा। इफ अ शॉप सीजेस टू, इफ अ शॉप सीजेस टू बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ईयर ऑफ रिकवरी, रिकवरी के साल के शुरू से पहले ही वो शॉप बंद हो गई है, देन एनी सब्सिक्वेंट बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम इट इज टैक्सेबल इन द नॉर्मल वे। ये इंशाल्लाह कल करते हैं। अब न्यूमेरिकल कर लें डिविडेंड का। गाय को बेच दें, ये ऑप्शन भी है, और नहीं बेचना तो पालें। अगर आप पालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मिल्क। इसी तरह कंपनी के शेयर्स होते हैं, इसी तरह कंपनी के शेयर्स होते हैं। यू कैन सेल द शेयर्स, आप शेयर्स को बेच सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम कैपिटल। लेकिन जब तक आपने बेचा नहीं, आपने अपने पास रखा है, सो यू कैन कीप ऑल्सो। अगर आप कीप करेंगे, अपने पास रखेंगे, तो फिर आप कमाएंगे डिविडेंड इनकम। इसको कैपिटल गेन इनकम नहीं कहते, फिर क्या कहते हैं? तो जब तक आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए, मिसाल के तौर पे आपने पीटीसीएल एक कंपनी, आपने सुना कि ये अच्छे प्रॉफिट देती है, आपने उसके शेयर खरीद लिया, आप उसमें मालिक बन गए, तो जब तक पीटीसीएल प्रॉफिट देती रहेगी आपको, वो तब तक देगी जब तक आपके पास शेयर है। लेकिन जिससे आप शेयर बेच देंगे, उससे से आपको प्रॉफिट आना बंद हो जाएगा। तो कौन सी इनकम बार बार आती है और कौन सी फौरन आती है? मिल्क बार बार आता है, और गाय बेच के पैसे सिर्फ एक दफा आते हैं, और 2 4 6 साल बाद जब भी आप बेचेंगे एक दफा पैसे आएंगे। सिमिलरली शेयर्स पे डिविडेंड बार बार हर साल आता है, लेकिन शेयर्स की कैपिटल गेन इनकम सिर्फ एक दफा आती है। तो ये इनकम मैंने कहा था फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगी, और ये इनकम जो है नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगी। चलें जी, नोट करें। गाय नोट नहीं करनी।
ओके टैक्स ऑन डिविडेंड, टैक्स सेल भी लगा एट प्रेस्क्राइब रेट। इसका मतलब है टेबल 1 और 2 वाले रेट नहीं लगेंगे, कोई और रेट है प्रेस्क्राइब, जो कहते हैं मैं बताऊंगा, प्रेस्क्राइब बताऊंगा, वो रेट बता चुके हैं ये 15%। बाकी दो रेट्स अभी मैं नहीं पढ़ा। 15%। A tax shall be imposed at prescribed rate on every person who receives a, जो बंदा भी डिविडेंड कंपनी से ले, जैसे गाय से मिल्क आता है, जैसे hen से एग्स आते हैं, ऐसे कंपनीज क्या देती हैं, हर साल अंडे देती हैं, डिविडेंड देती हैं। A tax shall be लगाया at prescribed rate on every person who receives a dividend from a company. The tax shall be computed by applying the rate of tax on the gross amount of dividend. Gross amount का क्या मतलब है, खर्चे माइनस करने की इजाजत। डिविडेंड में तो खर्चे वैसे होते भी कोई नहीं, तो डिविडेंड जो भी आपकी इनकम होगी उस पूरी पे आपको रेट लगाना पड़ेगा, इसमें से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। इसका क्या मतलब है, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ डिविडेंड दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये सेक्शन ऐसे डिविडेंड पे नहीं लगेगा जो एग्जेम्प्ट है। क्या मतलब, नहीं एग्रीकल्चर तो एक बिजनेस की एग्जेम्पशन की एग्जांपल दी थी ना। कई दफा होते हैं नई नई कंपनीज बनती हैं तो हुकूमत उसको प्रमोट करने के लिए कहती है कि आप पे टैक्स माफ है, तो फिर अगर आप उसके शेयर खरीद के बेचें तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो एग्जेम्प्ट किस किस कंपनी का डिविडेंड है ये कम से कम हमारे सिलेबस में नहीं है। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ डिविडेंड दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एग्जेम्प्ट का क्या मतलब है, कितने % टैक्स दिया जाएगा, यानी जिन कंपनीज का टैक्स हुकूमत ने माफ कर दिया डिविडेंड पे, उन पे फिर आप टैक्स कैलकुलेट पेपर में नहीं करेंगे, वो पेपर में फिर बता देगा कि ये डिविडेंड ऐसा है जो एग्जेम्प्ट है। अच्छा अगली लाइन में अभी बाद में पढ़ता हूँ। फॉलोइंग अदर रेट, रेट सिर्फ एक ही फिलहाल आप ज़हन में रखें, 15%। क्वेश्चन नंबर 1, बाबर इज एंगेज्ड, मंगनी होगी उसकी, इन बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑटो पार्ट्स। बाबर ने बिजनेस शुरू कर दिया है। फॉलोइंग इज अ रिटेल शेयर्ड बाय हिम। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है उसकी, डिविडेंड इनकम 3 लाख। ये दोनों पाया, ये पाया और ये खोया, उसने ज़कात पे किया, डन। अब 2 इनकम्स कमा रहे हैं और एक क्या पे कर रहा है, ज़कात पे कर रहा है। ये जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है मैंने कल आपको बताया था, ये होगी और ये क्या होगी, फाइनल टैक्स। तो आज फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम हम डाल के सवाल को सॉल्व करने लगे हैं। यानी ये 2 किस्म की इनकम्स कमा रहा है। एक कौन सी इनकम कमा रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस जो नॉर्मल टैक्स रिजीम में गिर रही है, और एक कौन सी इनकम कमा रहे हैं जो किस में गिर रही है, फाइनल टैक्स रिजीम में, और इस पे डिफरेंट रेट्स हैं, और बिजनेस के ऊपर टेबल 1 और 2 वाले रेट है। क्लियर। अच्छा एक नॉर्म चली हुई है और आईकेप भी इस नॉर्म को फॉलो कर रहा है, वो नॉर्म को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी नजर में। डिविडेंड के साथ ना अक्सर वो लिख देता है अदर सोर्स, लेकिन डिविडेंड के साथ अदर सोर्स लिखना कोई जरूरी नहीं है। द रीजन इसके अगर अदर सोर्स डिविडेंड हो गया तो फिर गलती से हम इसको इधर डाल देंगे, उस पर भी टेबल 1 और 2 लगा देंगे। लेकिन अगर अदर सोर्स आप लिख भी दें, जैसे कि आईकेप भी अपनी किताब में लिख रहा है, तो इसमें कोई हरज नहीं है डिविडेंड से अदर सोर्स लिखना, लेकिन ज़हन में होना चाहिए कि अदर सोर्स इस तरह का नहीं है कि वहां डाल के टेबल 1 और 2 वाले रेट लगा दें। तो इसके डिविडेंड इनकम को हम यही रखा करेंगे फाइनल टैक्स रिजीम में। अच्छा चलें जी शुरू करें। 12 लाख इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। सफा निकालें रजिस्टर पे, ऐसे हाथ फेरें सफे पे, जैसे बकरे की गर्दन पे नहीं हाथ फेरते। मिस्टर बाबर, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, टैक्स ईयर 20XX, क्योंकि टैक्स ईयर इसमें हमें सवाल में बताया नहीं। जी भाईजान बाबर की इनकम फ्रॉम बिजनेस बताएं। इनकम फ्रॉम बिजनेस 12000000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लफ्ज मैं लिख तो रहा हूं लेकिन कोई इतना जरूरी लफ्ज नहीं है ये। असल में ये कौन सी इनकम है, डिविडेंड इनकम। इसके साथ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा पेपर में, ये कौन सी है, फाइनल टैक्स रिजीम। एब्रीविएशन बेशक लिख दीजिएगा, कोई मसला नहीं, ये मशहूर एब्रीविएशन है फाइनल टैक्स रिजीम। जी इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है, बिजनेस और डिविडेंड 3 लाख। इन दोनों को क्या कर दें, जमा। सबक नोट करने का टाइम दिया जाएगा। कैलकुलेटर के बताएं, बगैर बताएं जरा, 12 लाख और 3 लाख 15 लाख। 15 लाख इसने टोटल कमाया इस साल।
लेकिन क्या डिविडेंड को मैं पड़ा रहने दूं? अगर पड़ा रहने दिया तो टेबल 1 और 2 का रेट लग जाएगा। तो डिविडेंड को क्या करें? माइनस कर दें। इससे पहले भी हमने एक दफा माइनस किया था, एग्रीकल्चर इनकम को माइनस किया था। उसको क्यों माइनस किया था? उस पर टैक्स ही नहीं लगता। इसको क्यों माइनस करना है? इस पे टैक्स नहीं लगता या इस पे डिफरेंट रेट पे टैक्स लगे? हाँ, इसको माइनस करने की वजह ये नहीं है। अब वो 3 लाख बोल रहे हैं, मुझे क्यों निकाल रहे हो? मुझे खुदा के लिए, मैं चुप नहीं नहीं मुझे ना, चुप, निकला तो मेरे से, दरवाजे पे खड़े हो जाओ जी, इसको निकाल दें। तू जा, नहीं नहीं गेट आउट नहीं, प्लीज गो, प्यार से बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, तो ये आपकी टोटल इनकम आ गई और ये आपका तोतली जबान में टोटल इनकम आ गई। ठीक है, टोटल इनकम, टोटल इनकम। अब माइनस करनी है ज़कात। अब माइनस करनी है ज़कात। लेस ज़कात कितनी? 50,000 जी। 11150 जाएं जी। इस पे टैक्स निकालें। पहले तो आप यहां तक नोट करें ना, फिर इस पे आप टैक्स निकालें। नहीं, ज़कात इसी तरतीब में माइनस करनी है। पहले आपने डिविडेंड इनकम को बाहर निकालना है, फिर ज़कात माइनस करनी है। हाँ जी, डिविडेंड इनकम इसलिए बाहर निकालिए कि इस पे डिफरेंट रेट है। अगर इसको इधर पड़ा रहने दिया तो इस पे टेबल 1 2 का रेट लग जाएगा। क्या चीज? नहीं, 15 लाख में से ज़कात माइनस नहीं करनी। पहले जो 15 लाख में मसला है 3 लाख वाला, उसको सेट करना है। तरतीब यही होगी। टैक्स निकालें इस पे। जी, पहले 3 लाख को ऐड करेंगे फिर निकालेंगे ना। ऐसा हो सकता है किसी बंदे को बुलाए बगैर निकाल दें। बुला के निकाला जाता है या बाहर बाहर से बुला के निकाला जाता है, ताकि याद रहे निकालना। पहले इसको एंटर करेंगे 3 लाख को, फिर इसको निकाल देंगे। अच्छा जी, ये आपकी टैक्सेबल इनकम निकल आई। अब इस पे 75% लगाएं। 75% लगाएं। ठीक है ना, लगा मैं कर लेता हूँ। 862500 और इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है? 0। तो सैलरी कम तो टेबल 1, सैलरी कम तो टेबल 1, इसलिए टेबल कौन सा लगाएं? 1। कितने लोगों ने ये सोच के टेबल लगाया था? कितने लोगों ने अन्य टेबल 1 लगा दिया था? जी, जी तरम मोहतरम, टेबल 1 सीरियल नंबर 3, ये 1.1 यहां फॉल कर रहा है। 10,000 जमा 12.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 800,000। 10,000 जमा 12.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 8 लाख। ये 800,000 से कितनी बढ़ गई है? 3 जी 53750। ये टैक्स आ गया इस पे। अब आपको एक आवाज आ रही होगी, फील करें। हाइब्रिड क्लास में आवाज ज्यादा हो गई है, इधर कम है फिजिकल में। अब इधर ज्यादा हो गई है, उधर कम हो गई है। फील करें, आवाज आ रही है। मुझे क्यों निकाला? कौन बोला ये? आई रियली अप्रिशिएट। बोला कौन है? एक्सेलेंट। आवाज आपको आ रही है, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। अब इसको बुला लें, उतर आ जाओ पाकिस्तान। अब सॉरी, ये इंटेंशनल स्लिप ऑफ टंग था। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें, 3 लाख से आवाजें आ रही हैं, मुझे क्यों निकाला? तो उसको बुलाएं फिर। आ जाओ भाईजान, आपको निकाला था। बच्चों को लेकर 3 लाख, सॉरी हाथ होगी। टैक्स अब आप निकालें। किस पे टैक्स निकालना है? बोले 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 बोले। टैक्स ऑन फाइनल टैक्स रिजीम। कौन सा भाई? डिविडेंड। बोले बोले बोले।
और बोले 3 लाख जरा 15%। अच्छा ये 15% आपने याद नहीं करना, ये पेपर में दिया होगा। बोलो 15% मैंने याद नहीं करना, पेपर में दिया होगा। 2-3 दफा बोलो 15% मैंने याद नहीं करना, पेपर में दिया होगा। 15% मैंने याद नहीं करना, पेपर में दिया होगा। भूल जा, भूल जा, आपने नहीं बोलना, आपने बोलना भूल गया। भूल जा, क्या भूले हो? 15%, 15%, 15%, 15% भूल गए हो, ठीक है। 3 लाख जरा 15%, ये किस पे टैक्स बन गया? डिविडेंड। आप कैलकुलेटर पकड़ें जरा, साथ चलेगा, आज जमा करें दोनों फिगर्स को। टोटल टैक्स जिस 3 लाख को आपने निकाला था उस पर दोबारा टैक्स क्यों लगाया? क्योंकि उस पर रेट डिफरेंट है, उस पर 15% टैक्स लगता है। वो देखेंगे बाकी। स्वीट लेनी है, मैं साइड पे हो जाऊं, ले लो। अच्छा जी भाई धमाका होने लगा, हो जा रहा है भाई, साथ लगा, हाथ पकड़ लें जरा, डर ना जाए। अच्छा ये बताएं जी, कलर रेड कलर, कलर बताएं, रेड कलर, ये लाल रंग है। इसका फीकापन नजर नहीं आ रहा होगा दूसरी क्लासों में, मैंने लेस लिखा है, LESS, लेस। लेस टैक्स ऑन डिविडेंड, डिविडेंड का टैक्स लेस कर दें, ड्रॉप सीन, डिविडेंड का टैक्स क्या कर दें? लेस कर दें। 45,000, क्या जवाब आया? डिविडेंड का टैक्स लेस करना या सारा डिविडेंड का? वो जो बाबा जी ने कहा था हुक्का पीते हुए, आज आके खोती बोर्ड थले, तो हद होगी। तो आपका टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट कितना बना? 53,750। अच्छा जी, कल इस पे तफसील से बात होगी कि डिविडेंड का टैक्स हमने लेस क्यों किया है। थोड़ी सी जरा बात सुन ले मेरे से भी, नॉन तफसीली। असल में डिविडेंड पे ना आपने खुद टैक्स, और सुन है, डिविडेंड पे आपने खुद टैक्स जमा नहीं कराना होता। डिविडेंड पे कंपनी ही आपका टैक्स काट के हुकूमत को जमा करा देती है। अच्छा अब बात तो सुन लो, अब मिसाल के तौर पे कंपनी ने 100 रुपया डिविडेंड आपको दिया, और क्या जल्दी है, नोट बात तो सुन ले। कंपनी ने आपको 100 रुपया डिविडेंड दिया ना, ना ना ये वाइंड अप ना किया करे चीजें, इधर से चुपेड़े आएंगी दूसरी क्लास में। अब 100 रुपया कंपनी ने आपको डिविडेंड देना है, 100 रुपया देगी या 15 काट के 85 देगी? तो कंपनी ही डिविडेंड पर आपका टैक्स काट लेती है। तो सर ऐड क्यों कर रहे हैं फिर? ताकि पता तो चले मेरा टैक्स कितना है, बाद में माइनस क्यों कर दें? क्योंकि ये ऑलरेडी हुकूमत के पास। अच्छा आज आपको ना एक बात पता चली है कि कंपनी भी काटती है। कॉन्सेप्ट समझ सकते आप, बात की गहराई में ना जाया करें। कंपनी भी, अब आप बताएं क्या काटती है? टैक्स काट। कंपनी क्या काटती है? टैक्स काट। कंपनी आपका टैक्स काट के ऑलरेडी किसको जमा करा देती है? गवर्नमेंट को जमा करवा देती है। अगर कंपनी ने बढ़ लिया है, तो काट लिया है, अगर कंपनी ने काट लिया है तो फिर आप इसको क्या कर दें? माइनस कर दें, क्योंकि इतना टैक्स ऑलरेडी आपका हुकूमत के पास पहुंच चुका है। ठीक है जी, ले दें साथ वाले को।